दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। पिछले कई दिनों से आप लगातार तमाम तरह की कुंडली देख रहे होंगे, न्यूज नशा पर भी और भी कई जगह पर, जहां पर आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, किसकी कुंडली में वाकई में दम है। कोई आपको शायद बता सकता है कि एनडीए की सरकार बनेगी, कोई कह सकता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन किसकी कुंडली में जेन्युइनली दम है। आज हमारे साथ दो ज्योतिष हैं और उन दोनों के साथ एक ऐसी चर्चा होगी जिसमें आपको ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। आइए बात करना शुरू करते हैं सिद्धांत सहगल जी, जो कि लगातार आपके साथ अपने विचार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी। उनका ये मानना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। उनके पिछले कई वीडियो आपने देखे होंगे। और सुरेश दुबे जी हमारे साथ है, जिनका ये कहना है कि एनडीए की सरकार बन सकती है। अब मैं सवाल पहले सुरेश जी आपसे करने जा रही हूँ कि एनडीए की सरकार बनेगी, ये कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको लगते हैं। सिद्धांत जी, मैं चाहूंगी आपका ध्यान इस बात पर पूरा रहे, और ताकि ये एक अच्छी चर्चा में निकल के आ सके, लोग समझ सके कि हम महज बात नहीं कर रहे किसकी सरकार बनेगी, हम बकायदा ग्रहों की मूवमेंट को देखकर बता रहे हैं, आप दोनों के आंकलन के बाद बता रहे हैं। जी सुरेश जी। जी देखिए, हमारे पास किसकी सरकार बनेगी इसको देखने के लिए दो ही तरीके हैं। हम ये देखें कि कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, एनडीए का लीडर कौन होगा और इंडिया का लीडर कौन होगा। ऑलमोस्ट इंडिया के लीडर तो कंफर्म प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, और इंडिया गठबंधन के लिए राहुल गांधी नाम सबसे ऊपर चल रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। और हम यहाँ पे कंपेटिटिव राहुल गांधी और नरेंद्र मोहन कुंडली, साथ में भाजपा का जब पार्टी बनी तब का और कांग्रेस पार्टी बनी तब का, हम इनका राशि कुंडली उठा करके उसके आधार पर अपना आंकलन करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी को इसलिए प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ कि इस समय नरेंद्र मोदी की दशा बहुत तगड़ी चल रही है, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति लगन में हो रही है। चंद्रमा लगन में नीच राशि का है, पर मंगल के साथ होने से नीच भंग राजयोग बन जा रहा है, और मंगल का लग्नेश ही है, लगन में बैठा हुआ है। और चंद्र मंगल की युति धन देने वाली होती है, नाम देने वाली होती है, प्रतिष्ठा देने वाली है, और बहुत ही प्रॉस्पर्स देने वाली कुंडली होती है युति चंद्र मंगल की। अब मंगल का लग्नेश है, लग्नेश का मालिक लगन में ही बैठा हुआ है, तो बहुत बलवान हो गया है। और चंद्र मंगल के युति से लग्नेश और केंद्र त्रिकोण का भी मिलन हो रहा है, लग्नेश और भाग्येश का भी युति लगन में हो रही है। चंद्रमा भाग्येश होकर के नीच भंग राज कृपा स्थान है, भाग्य स्थान है, देखिए अभी ये तीर्थ का स्थान भी है और भक्ति का भी स्थान है। तभी मोदी जी प्रचार करके ध्यान करने चले गए, वो चंद्रमा का प्रभाव है। तो उस वजह से इसे ये स्पष्ट, और चूंकि लग्नेश की दशा बहुत बलवान होती है, जब भी लग्नेश दशा होती है हमेशा फल बहुत अच्छे आते हैं, और मंगल अपने घर का है, चंद्रमा के साथ है, और चंद्रमा का नीच भंग कर रहा है। तो ये कुंडली बहुत बलशाली बना रही है। और मोदी के कुंडली में चतुर्थ जो हम देखें, जो राज का जनता पे कारक है, राज करने के कारक ग्रह चतुर्थ भाव, उसका भाई 10वें भाव में बैठा हुआ है शनि वहां पे। तो ये इस समय फिलहाल मोदी बहुत बलवान स्थिति में है, और शनि पराक्रमेश होकर कर्म भाव में बैठा हुआ है, राजयोग दशा चल रही है। पराक्रमेश का चतुर्थ और जनता भाव का मालिक राज भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये मोदी को पुनः एक बार प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। और ऐसे में हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर मोदी को हरा पाएंगे। राहुल गांधी कुंडली में अगर हम देखें तो राहुल गांधी कुंडली में इस समय शनि की राहु की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, और शनि का प्रतिंतर चल रहा है। शनि के 7वें भाव में नीच राशि में बैठा हुआ राहु, 5वें भाव में शनि घर में बैठा हुआ है। तो राहु शनि एक दूसरे से परस्पर, शनि घर में राहु होने से और शनि का नीच का होने से, तो राहु पे भी वही प्रभाव आ गया जो शनि का होना चाहिए। और ये शनि तीसरी दृष्टि से राज कृपा भाव को देख रहा, 7वें से लगन को देख रहा, और 10वें से जनता भाव को देख रहा है। तो राहुल गांधी कुंडली यहाँ कमजोर है, देखने में लगता है कि राहुल गांधी, क्योंकि दशाएं शनि भी राजयोग कारक होता है, मतलब ये सत्ता को ले जाता है, राहु भी ले जाता है। राजनेताओं के लिए शनि राहु अच्छे ग्रह होते हैं, पर उनकी स्थिति जो है वो अच्छी स्थिति में शनि नहीं है, तो इसलिए लगेगा कि हाँ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जी जी सिद्धांत जी, आपने पूरा सुना कि
मोदी की कुंडली क्या कहती है और राहुल गांधी की क्या कुंडली कहती है? सुरेश जी ने अपनी बात कह दी है, अब आप बताइए प्लीज। सुरेश जी, इजाजत है? जी जी बिल्कुल आप। जी। विनीता जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं सुरेश जी से। हालांकि उन्होंने कुंडली के नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और राहुल गांधी जी की कुंडली के बारे में, उनकी ग्रह स्थिति के बारे में जो बताया, बिल्कुल ठीक ही बताया है, अच्छा बताया, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी पे चर्चा करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। सबसे पहली कंट्रोवर्सी ये है कि मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है कि तुला लगन की कुंडली है। तो मैं पिछले 1 साल से विभिन्न कारणों से कई लोगों द्वारा मुझे उनकी कुंडली तुला लगन की है बोल के मेरे को भेजी गई बार बार। तो मैंने तुला लगन पे ध्यान देना शुरू किया। हालांकि मैं भी पहले वृश्चिक लगन ही मानता था उनकी। मैं इस मामले में सुरेश जी से सहमत हूं कि वृश्चिक लगन की कुंडली भी हो सकती है उसकी, क्योंकि मैंने उनसे तो ली नहीं है, पक्का मुझे मालूम नहीं। हमें मिलती है सोशल मीडिया से या कोई व्यक्तिगत तौर पे दे देता है तो हम उसका आकलन करते हैं। तो मैं वृश्चिक लगन की कुंडली ही मानता था। तो मैं वृश्चिक लगन के अनुसार पहले सुरेश जी ने जो कहा है उस पे कुछ बोलना चाहता हूँ। थोड़ा सा डिफर होगा सुरेश जी, कुछ बुरा नहीं मानिएगा, हम एक चर्चा कर रहे हैं। इसका जो भी आकलन जनता निकालेगी, लोग निकालेंगे, आने वाला समय बताएगा। ज्यादा दिन दूर नहीं है, 4 दिन दूर है। तो वृश्चिक लगन की जो उनकी कुंडली है ना, ये सच है कि रोचक योग उनके लगन में बनता है मंगल के द्वारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि वृश्चिक लगन की कुंडली अगर मोदी जी की मानते हैं तो ठीक है, उसमें रोचक योग है। नवमेश लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, यानी कि भाग्येश चंद्रमा बैठ गया है स्वग्रही मंगल के साथ। और चंद्रमा की जो डिग्री है वो वैसे ही नीच भंग हो जाता है वहां, क्योंकि चंद्रमा मैक्सिमम 3 डिग्री तक नीच का होता है, या मतांतर से 5 डिग्री तक नीच का होता है। उसके बाद वो नीच भंग हो जाता है उसका। अगर 10 डिग्री का हो जाए, 4 6 7 डिग्री का भी हो जाए तो नीच भंग हो जाता है उसका। तो चंद्रमा बहुत बेहतरीन स्थिति में है, चंद्र मंगल का योग बहुत अच्छा होता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मैं इसलिए यहाँ करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार आकलन करता हूं। पहली बात, मंगल कृष्णमूर्ति पद्धति चलित के अनुसार द्वादश भाव में बैठा हुआ है, ये पहला माइनस पॉइंट है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा पहले, क्योंकि ये बात पहले बोल देना ज्यादा उचित है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतवर्ष में इस वक्त भारतवर्ष की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी से शक्तिशाली कुंडली किसी की नहीं। मोदी जी की कुंडली में 4 ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और वृश्चिक लगन मान ले तो सूर्य दशमेश और एकादश से संबंध बन रहा है, 10-11 का संबंध। एकादश इच्छा पूर्ति, दशम सत्ता, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन सब उनके हाथ में आता है, और सबसे शक्तिशाली कुंडली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शक्तिशाली से शक्तिशाली कुंडली भी अपने जीवन में एक बार कमजोर जरूर होती है, ये मेरा आकलन है अपना। और ये मंगल की महादशा, यहीं पर मैं डिफर कर रहा हूं आपसे कि मंगल की महादशा जो है, उनके जिंदगी की पहली महादशा ऐसी आई है जो उनके लिए बेहतर नहीं है। अगर हम जरा सा चारों तरफ जो स्थिति पिछले 1.5-2 साल से बनी हुई है उसको भी अगर हम लोग आकलन करें, तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी 2014 में जो थी, 2019 में जो थी। लेकिन सिद्धांत जी, सुरेश जी ने मंगल की ही महादशा में उनको फायदे दिखाए हैं, और आप कह रहे हैं कि मंगल की महादशा में ही उनकी कमजोर स्थिति पड़ रही है, राइट? मैं इसको भी बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। भारतवर्ष के बहुत से लोग देखेंगे इस वीडियो को, एस्ट्रोलॉजिकली मेरी बात को वो कंफर्म कर सकते हैं, पढ़ के, किताबों में देख के, कहीं से भी। मैं क्या बोलने जा रहा हूं वो समझिए जरा सा, सुरेश जी समझेंगे शायद बेहतर। मेरा मतलब जो रूल है, सबसे पहला रूल ये है कि सत्ता प्राप्ति के लिए दशम भाव से या एकादश भाव से संबंध होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी दशा महादशा का संबंध दशम या एकादश से नहीं होता है तो फिर उसको सत्ता प्राप्ति का फलादेश हम नहीं कर सकते। मैं नहीं करता, मैं अपने कैलकुलेशन के आकलन के अनुसार। केपी एस्ट्रोलॉजी इसकी इजाजत नहीं देती। किसी भी भाव का फल प्राप्त करने के लिए उस भाव से संबंध होना बड़ा जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा मोदी जी की कुंडली का जरा सा आकलन आपको कर देता हूं।
मोदी जी का जन्म जी। हुआ है शनि की महादशा में, अनुराधा नक्षत्र में उनका जन्म है, शनि की महादशा में उनका जन्म हुआ है, शनि का संबंध दशम भाव से। ध्यान से सुनिएगा पार्ट बाय वन बाय वन, ठीक है। जी शनि की महादशा के बाद उनकी बुध की महादशा आई, वृश्चिक लगन के अनुसार ही बुध का संबंध भी दशम एकादश से बना रहा, दशम भाव से बना रहा। बुध के बाद केतु की महादशा चली, केतु का संबंध भी उनका दशम भाव से बना हुआ है। शुक्र की महादशा चली, शुक्र का संबंध भी दशम भाव से बना हुआ है। उसके बाद सूर्य की महादशा चली, सूर्य का संबंध भी दशम भाव से बना हुआ है। वृश्चिक लगन के अनुसार सूर्य दशमेश है, ठीक है, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। चंद्रमा की महादशा चली, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है और शनि दशम भाव में बैठा हुआ है वृश्चिक लगन के अनुसार। चंद्रमा के बाद अब जो मंगल की महादशा उनकी शुरू हुई है 2021 के अंत में या 2022 के मार्च अप्रैल के आसपास, उनके जीवन की यह पहली महादशा है मंगल की। मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से दशम या एकादश से नहीं बन रहा, ठीक है। मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं वो नहीं आएंगे या तीसरी बार उनका पीएम बनना मुश्किल है। बाकी आप बोल दीजिए तो मैं भी बताऊंगा, आप बोलिए। हाँ, ठीक है। तो ये मंगल की महादशा पहली बार जो है दशम से संबंध नहीं बना रही। अब मंगल की महादशा को जरा सा और डिटेक्ट करूं तो मंगल जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है। वृश्चिक लगन से बृहस्पति पंचमेश है और द्वितीयेश है, और बृहस्पति चौथे भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मंगल अपने नक्षत्र के माध्यम से दशम एकादश से बिल्कुल माने डिटैच हो गया, मतलब उससे कोई संबंध नहीं है। और मंगल केपी चलित के अनुसार द्वादश में है, मंगल यहां षष्ठेश भी है। 6-12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जहां स्वास्थ्य का डिटोरेशन, अब उम्र भी हो रही है, उसका असर भी थोड़ा दिखेगा। अब जरा सा मुझे और 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। तुला लगन को मैं ज्यादा प्रायोरिटी इस वक्त दे रहा हूं। तो तुला लगन के अनुसार भी शनि की महादशा से लेकर लास्ट चंद्रमा की महादशा तक मोदी जी का संबंध एकादश भाव से बना हुआ था, या दशम से या एकादश से। सूर्य की महादशा एकादशेश है तुला लगन में, चंद्रमा दशमेश है, चंद्रमा खुद ही दशमेश है तुला लगन में। तो चंद्रमा की महादशा बहुत ही स्ट्रांग गई थी उनकी। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, शनि तुला लगन के अनुसार एकादश में है, ठीक है। तो तुला लगन में भी वही स्थिति आ जाती है। जैसे ही मंगल की महादशा शुरू होती है, मंगल दूसरे भाव में बैठा हुआ है, केपी चलित में प्रथम भाव में आ गया है, ठीक है। अब मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है। तुला लगन में बृहस्पति षष्ठेश है और तृतीयेश है। चलित में बृहस्पति जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव जो होता है दशम भाव का डेथ हाउस होता है, यानी कि किसी भी भाव का अष्टम भाव उस भाव की मृत्यु भाव मानते हैं। तो दशम भाव से काट रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मंगल की महादशा मोदी जी को दशम और एकादश दोनों भावों से काट रही है। और इस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन सुरेश जी अब कुछ बोल रहे हैं तो मैं फिर बोलता हूं। जी देखिए जी, मैं आपसे सहमत हूं। आपने केपी पद्धति से बताया, केपी पद्धति मेरा बहुत पकड़ नहीं है। मैं वैदिक ज्योतिष में बिलीव करता हूं। हम इसलिए कह रहे हैं मोदी कुंडली जो राज्य बना हुआ, आप इसको दूसरे तरीके से देख लीजिए। चंद्रमा और मंगल की युति। मेरी एक बात है यहाँ पर, मेरा एक सवाल है बीच में। पद्धति कोई भी हो, भविष्य नहीं बदल सकता। आप दोनों जो बात कह रहे हैं उसमें भविष्य में एक ही बात घटित होगी, या तो आपकी या तो आपकी। दो बातें हैं यहाँ पे, दो बातें हैं ना। अपने अपने पद्धति के साथ प्रिडिक्शन करने के तरीके में बदलाव आ जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं, बदलाव में हम कंक्लूड नहीं कर सकते, कंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे केपी पद्धति हो, कोई भी पद्धति हो, दशम 11 का संबंध, बल्कि हम तो कहते हैं 9, 10, 11, इन तीनों का संबंध, भाग्य, कर्म और इच्छा पूर्ति, इन तीनों का संबंध होगा तभी आप ठीक से पहुंच पाएंगे। अब देखिए हम मोदी कुंडली में, अब देखिए अभी मंगल आया है, 10 साल चंद्रमा चला है, मोटा चंद्रमा चला है, और उसके पहले सूर्य चला था। सूर्य दशम भाव का मालिक है, दशम भाव संबंध है, एकादश भाव में बैठा हुआ है, वृश्चिक लगन कुंडली है। अब जहां पर मंगल की बात है, अभी हमारे वैदिक में एक बल होता है केंद्र बल, चतुर्थ सप्तम चतुर्थ और लग्न सप्तम चतुर्थ दशम, 4-10 का संबंध होता है और 1-7 का होता है सम सप्तक, और चतुर्दशम संबंध होता है। तो यहाँ चंद्रमा मंगल लगन में बैठ करके शनि के साथ चतुर्दशम का संबंध बना रहा है।
और जहां तक बात करें इस समय इनकी दशा मंगल की चल रही है, अंतर शनि का चल रहा है, प्रत्यंतर गुरु का चल रहा है। मंगल से केंद्र बल है, केंद्र संबंध है, शनि दशम भाव में बैठा हुआ है, और गुरु भी पंचमी से होकर ठीक उसका 1.5 भाव है, लेकिन ये वक्री हो गया, गुरु वक्री हो गया, तो उसका वक्रत्व तो जब भी कोई ग्रह होता है वक्रत्व तो मतलब विपरीत होना। तो अगर यह गुरु उल्टा फल कर रहा है, इसीलिए वक्री नीच ग्रह उच्च का फल करते हैं, और गुरु चतुर्थ भाव धनता भाव में बैठ के दसम भाव से संबंध बना रहा है। तो ये दसम भाव से भी संबंध सिद्ध है, नवम भाव से भी संबंध सिद्ध है, एकादश भाव से भी संबंध सिद्ध है। और इन संबंधों के चलते ये मोदी को जब से सूर्य दशा आई है तब से ये लगातार पद पे सत्ता में पावर में बने हुए। सूर्य निकल गया, चंद्रमा निकल गया, मंगल आ गया, 10, 6, 16 और मंगल चल चुका है। मंगल में राहु, मंगल में बृहस्पति, अब मंगल में शनि चल रहा है। मंगल अभी 1.5-2 साल निकल गया है। तो मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि मंगल उन्हें प्रधानमंत्री बनाए। जब तक मंगल उनकी कुंडली में चलेगा, जब तक मंगल चलेगा तब तक मोदी को कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, एक बात और, वैदिक का एक और सिद्धांत है, जब छठे भाव का स्वामी लगन में बैठ जाता है तो शत्रु हंता योग बन जाता है। ऐसे लोगों को हमारे वैदिक के हिसाब से शत्रु हंता योग बनता है, तो कोई शत्रु उनको हरा नहीं सकता, और भी राजयोग में है, तो इसलिए और भी पावरफुल हो गया है। तो मोदी को यहाँ पर केपी पद्धति क्या शत्रु हंता योग जो है उसे भी खत्म कर देती है? मतलब वो नहीं दिख रहा है उसमें कि अगर ये चीजें हो रही है। केपी पद्धति में तो भाई साहब बताएंगे कि शत्रु हंता योग ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ ये पक्का है, षष्ठेश लगन में बैठ जाए, और लग्नेश होकर ही बैठा हुआ, लग्नेश षष्ठेश एक ही गिरा है और लगन में बैठ गया है, तो बहुत मजबूती के साथ मोदी अपने शत्रुओं का दमन कर ले जाते हैं। अब तो ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है, जब तक मंगल दशा चलेगी मोदी को हरा पाना असंभव है। सिद्धांत जी, मैं बोलूं, बात यह है कि मैं जिस तारतम्य को 1 by 1 बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, दर्शक मित्र भी सुने मेरी बात। मोदी जी सत्ता में शुक्र की महादशा में ही आ गए थे। सूर्य की महादशा तो शायद 2006-7 में उनको शुरू हुई थी। शुक्र की महादशा में ही वो सत्ता में आ गए थे, और शुक्र की महादशा उनकी शुरू हुई थी 90 के आसपास। इस वक्त डेट मेरे को याद नहीं तो फिर मेरे को चार्ट देखना पड़ेगा। शुक्र की महादशा जब शुरू हुई 1986 में शुरू हुई थी। 1986 में शुक्र की महादशा जब से शुरू हुई, वो पद में बड़े होते चले गए, संघ में बड़े बड़े पदों में सुशोभित हुए, और शुक्र की महादशा चल रही थी जब वो ऑल ओवर इंडिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो सेक्रेटरी या पता नहीं क्या पद था, मुझे इस वक्त दिमाग में आ नहीं रहा है, वो बने थे। तो वो अच्छे खासे पद में शुक्र की महादशा में जा चुके थे। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मंगल की जो व्याख्या सुरेश जी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। वृश्चिक लगन हो या तुला लगन हो, दशम से उनका संबंध नहीं बन रहा है। सुरेश जी ने कहा दृष्टि के माध्यम से बन रहा है, दृष्टि के माध्यम से संबंध नहीं बनता है। संबंध या तो बैठा हो तब बनता है, या वो एक दूसरे के नक्षत्र में हो तब संबंध बनता है। दृष्टि से संबंध नहीं बनते। मैं मतलब प्रैक्टिकल बात अगर कहूं तो हम सड़क पे जाते बहुत से लोगों को देखते हैं, तो हम आंखों से आंखें भी मिलती है तो संबंध थोड़ी बन जाते हैं, जब तक कि हमसे कोई परिचय ना हो, आलाप ना हो उनसे, तो वो दृष्टि से संबंध नहीं बनता है। दूसरी बात है, मैं एक वैदिक ज्योतिष का, सुरेश जी पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं वैदिक ज्योतिष के खिलाफ नहीं हूं। मैं वैदिक ज्योतिष और केपी ज्योतिष, कृष्णमूर्ति पद्धति, दोनों को मिक्स करके देखता हूं, और मैं समझता हूं कि कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वैदिक ज्योतिष से ही निकली है, वो उसका कोई अलग से तो मतलब आप कुल मिला के आप दोनों वैदिक पद्धति के मुताबिक दोनों की जानकारी है, और जो भी आंकलन निकल कर आएगा आप दोनों की एक ही पटरी पर चलते हुए आंकलन निकलेगा, लेकिन अलग अलग बातें आप दोनों कह रहे हैं। तो जानना यह है कि आपकी बात में किसकी बात पर लोग जाएं, यकीन करें कि भाई इसके मुताबिक प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देखना ये है ना। विनीता जी देखिए, ठीक है, वो पद्धति तो दोनों, केपी थोड़ी सी एडवांस, थोड़ी सी तकनीकी तौर पे और क्लोज ले जाती है, और कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक रूल कहने जा रहा हूँ, भारतवर्ष के सभी लोग सुने, जो इस वीडियो को सुनेंगे वो लोग भी सुने, क्योंकि मैं 2021 से इनके पतन की भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और क्यों की थी मैंने आज तक YouTube पे नहीं बताई। आज पहली बार बोलने जा रहा हूँ। 27 नक्षत्र जो होते हैं, 27 नक्षत्रों की 3 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है उधर्वमुखी नक्षत्रों की। सुरेश जी सहमत है?
दूसरी कैटेगरी होती है तिर्यकमुखी नक्षत्रों की, और एक तीसरी कैटेगरी होती है अधोमुखी नक्षत्रों की। उधर्वमुखी नक्षत्रों का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना है। उधर्वमुखी नक्षत्र का जो पैटर्न होता है जातक उन्नति करता है। इसलिए जितने भी उत्तरा नाम से नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, साथ ही श्रवण नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, ये सभी नक्षत्र जो है ना उधर्वगामी नक्षत्र है। ऐसे महादशा में जातक निर्माण करता है, मंदिर बनवाता है, जातक बड़े बड़े काम करता है, उन्नति करता है, प्रमोशन होती है उसकी, वो ऊंचे पदों पे जाके बैठता है। तिर्यकमुखी नक्षत्र जो होता है बीच का बैलेंसिंग नक्षत्र है, जो कि ना दाएं है ना बाएं है, आपको कुछ भी करके अपना जीवन चला लेता है। लेकिन अधोमुखी नक्षत्र जो है ना वो जातक को डाउनफॉल देता है। वो अधोमुखी नक्षत्र जातक को नीचे की तरफ ढकेलता है। यानी जहां भी हो वैसी दशा जब भी आएगी, जातक अपने पद से नीचे की तरफ जाएगा, उसकी शक्ति छीन होगी। यही मेरा मुख्य आधार है मंगल की महादशा का। मंगल जो है विशाखा नक्षत्र में है, और विशाखा नक्षत्र अधोमुखी नक्षत्र है। ये बिंदु आज मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूं, किसी ने ना इसे पकड़ा ना किसी ने बोला, लेकिन आज मैंने रिवील कर दिया कि मैं क्यों इनके पतन की बात कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। मतलब मोदी जी की कुंडली में ये जो पेज है वो आप क्लियरली बता रहे हैं कि क्यों इस बार उनका पतन हो सकता है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आगे जी। अधोमुखी नक्षत्र में जातक का पतन होता है, जातक की प्रसिद्धि वो नहीं रहती। और इसमें देखिए कोई संशय नहीं है, अपनी अपनी मर्जी से कोई बात को डिफर कर सकता है, लेकिन आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर आप बीच में बैठ के अगर सोचेंगी तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी 14 में और 19 में जो थी या 2021 तक जो थी, वो 2022, 23, 24 में नहीं है। ये बिल्कुल दिन की तरह साफ है। आपके प्रोग्राम में गिरावट होना और पद में गिरावट होना, क्या ये दोनों अलग चीजें या एक है? दोनों चीजें होंगी। पॉपुलैरिटी में, हाँ, राजनीति में पॉपुलैरिटी गई तो सब गया। किसी को राजनीति में टिकट क्यों मिलता है? उसकी पॉपुलैरिटी होती है, जनता उसके पीछे चलती है, जनता उसकी बात सुनती है, तभी तो उसको टिकट देते हैं ना। तो पतन होना, प्रसिद्धि कम होना, उस राजनीतिक व्यक्ति को उसके पद पे ही असर पड़ता है इसका। तो मेरा आकलन यहाँ स्पष्ट है कि मोदी जी तीसरी बार 99% चांस है वो पीएम नहीं बनेंगे। अब गठबंधन की राजनीति में किसी प्रकार आगे क्या होता है, और बाकी बहुत सी बातें हैं जो आप जानती है, मैं राजनीतिक वक्तव्य देने से बचता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता, आप जानती हैं क्या नहीं बोल रहा मैं, तो वहां मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सुरेश जी, यहाँ पर सिद्धांत जी बिल्कुल अपनी बात पर अडिग है कि पीएम नहीं बन रहे हैं मोदी। एक बात हम और यहाँ पे कहेंगे, मंगल विशाखा नक्षत्र में है, मान लिया वो पतन नक्षत्र में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें नक्षत्र का लॉर्ड गुरु की स्थिति रखनी पड़ेगी। गुरु चतुर्थ भाव में वक्री होकर बैठ गया है, तो इसके मतलब जो उनकी पतनोन्मुखी गति है वक्रत होकर के उसको पलट दे रहा है। कोई भी ग्रह जब नीच का होकर वक्री हो जाता है तो हम लोग कहते हैं उच्च का फल देगा। ये उच्च का ग्रह वक्री हो जाएगा तो नीच का फल करेगा। तो मंगल की जगह गुरु मदद कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? गुरु जो मंगल का दोष बता रहे हैं, हाँ, तो वो जो नीचे जो नक्षत्र को नीचे ले जा रहा है उसके लॉर्ड गुरु वक्री होकर के उसको उल्टा कर दे रहे हैं, नीचे से फिर ऊपर को ढकेल दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बारीक पॉइंट यहाँ पे भी ये देखना पड़ेगा। खैर देखिए, तो आंकलन का है, विनीता जी अपने अपने देखने का आंकलन का एक तरीका है, और भाई सोच रहे कि हमारे मित्र का जो भविष्यवाणी है वो भी प्रभावी हो जाए, लेकिन जो वैदिक ज्योतिष से जो पूर्णतः दिख रहा है वो ये दिख रहा है मंगल दशा तक मोदी को कोई बीट नहीं कर सकता। ये मैं मान सकता हूं, जो थोड़ा बहुत उसका बैड प्रभाव आ सकता है, सीटें कम हो सकती हैं, मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन मोदी सत्ता बाहर नहीं जाएंगे, जब तक मंगल है बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, और सिद्धांत जी कह रहे हैं कि वो जाएंगे। आप कह रहे हैं पहले मंगल मजबूत है फिर गुरु उनकी मदद करेगा यहाँ पर, और सिद्धांत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके लिए इस बार गिरावट है। सिद्धांत जी, यहाँ पर अगर सुरेश जी ये बात कह रहे हैं तो गुरु की पोजीशनिंग थोड़ा सा आप बता दीजिए।
आपके मुताबिक? जी देखिए, एक बात और हम आपको बता रहे हैं। देखिए, गुरु हमारी जो वृश्चिक लगन कुंडली में गुरु वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, है ना। तो ये अपने बुद्धि और वाणी के बल पे, भाई मोदी जो कुछ है अपने बुद्धि और वाणी के बल पे हैं। और इस समय चूंकि मैंने वही बात बताई ना कि वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, शनि के घर में बैठे हुए हैं, वक्री होकर पराक्रम भाव में जा रहे हैं। और जो मंगल का जो नक्षत्र है वो गुरु का ही नक्षत्र है, तो मंगल की जो नीचे की जाने वाली गति है उसको रिवर्स कर दे रहे हैं और बुद्धि वाणी का प्रयोग करेंगे और बुद्धि चातुर वाणी के बल पे ये अपनी बना कर रखेंगे। सुरेश जी आपसे इजाजत लेके, आपसे क्षमा मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। गुरु बुद्धि और वाणी का कारक है, बिल्कुल है, और पंचम भाव का कारक भी होता है, पंचमेश भी है, और गुरु द्वितीय भाव का कारक भी होता है, वाणी का कारक भी होता है। तो गुरु वक्री होने की वजह से और वाणी का कारक होने की वजह से, क्या यही वजह है कि मोदी जी की 2024 की चुनावों की रैलियों में उनका जो स्लिप ऑफ टंग हुआ है, इस तरह की बातें उनकी मुंह से निकली है जो कि मतलब उनके स्तर को नीचे ले जा रही हैं, ये बात आप मान रहे हैं? ये देखिए, यही बात, ये शनि के घर में बैठे हुए हैं। शनि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, शनि और राहु निम्न वर्ग के ग्रह हैं, तो थोड़ी सी वाणी में तो कठोरता या छोटी वाणी उन्होंने बोला, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यही जब कोई ग्रह जहां पे जिस होता है, जब वक्र हो जाता है विपरीत हो जाता है, तो यहाँ जो नुकसान होता था, डैमेज नहीं होगा, मोदी जी की कंट्रोल हो जाएगा। जी सुरेश जी, वो मोदी जी की वाणी में कठोरता की बात नहीं कर रहे। इस बार जो ब्लंडर उन्होंने की है मोदी जी ने, कि उनकी जबान क्या बोल रही है उसमें इतनी गलतियां निकल कर आ रही हैं, ये वो बोल रहे हैं कि क्या बुध ऐसी स्थिति में है क्या? जी, गुरु का प्रत्यंतर है, शनि का अंतर गुरु का प्रत्यंतर, और शनि घर में बैठा गुरु द्वितीय पंचम भाव का मालिक होकर के थोड़ा सा इनको इस मार्ग से भटकाया है। जो उन्होंने थोड़ी सी उनका जो कि समझ भी थोड़ी छोटी करके उन्होंने आंकलन ना करके और थोड़ी सी वाणी अपनी खराब की है, या कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जो कि ग्राह्य नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इतना मानते हैं, आप कह रहे हैं कि मंगल की महादशा बहुत मजबूत है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि मंगल की महादशा उनकी वैसी मजबूत नहीं है जैसी कि उनकी हर ग्रह जैसा मजबूत है। तो ये जो वो स्लिप ऑफ टंग कर रहे हैं, वाणी उनकी विचलित हो रही है, तो क्या ये महादशा के कमजोर होने की निशानी नहीं है? दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, गुरु जो है राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में, और राहु भी पंचम भाव में बैठा हुआ है। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझिए थोड़ा सा। मोदी जी की कुंडली में एक्चुअली देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूं किसी भी बायसनेस से नहीं बोल रहा। सुरेश जी, विनीता जी तो जानती हैं क्योंकि पहले प्रोग्राम कर चुका हूं। सुरेश जी, आपको बताऊं कि 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये फलादेश मैंने 6 महीने पहले कर दिया था। 18 नवंबर 2018 को मैंने फलादेश कर दिया था कि दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस वक्त एबीपी, सॉरी मैं मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ बड़े चैनलों में कुछ बड़े बड़े ज्योतिषी आकर बोल के गए थे कि मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उसके बाद 6 महीने सोशल मीडिया से गायब हो गए थे। 2018 में मैंने उनके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का फलादेश किया था। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ये ना सोचे कि मैं विरोध करने के लिए बोल रहा हूं। मैं जो भी बोल रहा हूं प्लैनेटरी पोजीशन के अनुसार बोल रहा हूं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं सुरेश जी, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मोदी जी की आज तक जितनी महादशाएं चली हैं, सारी की सारी महादशाएं दशम और एकादश से कनेक्टेड रही। पहली बार उनकी जिंदगी में ऐसी महादशा आई है जिसका संबंध दशम से नहीं है, एकादश से नहीं है। साथ ही गुरु की जो अंतरदशा मंगल में उनकी आई है, वो भी पहली बार दशम और एकादश से संबंधित नहीं है। यानी उनके जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि ना महादशा ना ही अंतरदशा, दोनों का संबंध दशम एकादश से नहीं बन रहा है। यही वो बिंदु है जिस बिंदु पे खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं कि मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में मुझे संशय है। और मैं सिर्फ ज्योतिषीय तथ्य, ग्रहों की स्थिति, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट इत्यादि को देखकर ही बोल रहा हूं। मैं मतलब ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं बोल रहा कि नहीं वो नहीं बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने बात रख रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, आप
अपनी बात नहीं, कर रहे हैं। अभी आपने बताया ना, मंगल में शनि की अंतर्दशा है और गुरु का प्रत्यंतर दशा है। शनि का संबंध दशम भाव में है, आप देख रहे हैं। और शनि अगर अगर आपका कहना है चलित से मंगल द्वादश भाव में आ गया है, मतलब अगर चलित में तो आ गया अगर द्वादश भाव में, तो शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो शनि तो उनको अपना बल दे रहा है दशम भाव से बैठ करके। और केंद्र बल तो आप जानते हैं ना, जगन्नाथ सिंह जी ने केंद्र बल पे बहुत जोर दिया है कि अगर चतुर्दशम और समसप्तक है तो ये बहुत बड़ा केंद्र बल, बराबर का केंद्र बल होता है। और केंद्र हमारा सबसे मजबूत 4 ही भाव हमारे केंद्र के, और इनका आपस में संबंध समसप्तक को चतुर्दशम से बनता है। तो शनि और मंगल का संबंध चतुर्दशम से बन रहा है। बस मेरा ये आंकलन देखे, हम लोग ज्योतिष लोग हैं, आंकलन ही कर सकते हैं, निष्पक्ष भाव से बैठ करके आंकलन ही कर सकते हैं, जो अपना ज्ञान है उसके आधार पे। बाकी तो वाणी सिद्धि जैसे उनकी होती है हमारे ईश्वरी सिद्ध करेगा। हम यहाँ कोई वायस होकर नहीं देख रहे कि मोदी या राहुल या किसी तो वायस होकर कुंडली देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो दिख रहा वो देख। जी, एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगा दर्शक मित्रों के लिए, क्योंकि मैं बृहस्पति की अंतर्दशा बोल रहा हूं और आप शनि की अंतर्दशा बोल रहे हैं, इससे दर्शक कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं दर्शक मित्रों को ये बात कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैं तुला लगन से उनकी दशा महादशा देख रहा हूं और सुरेश जी मंगल वृश्चिक लगन से दशा अंतर्दशा देख रहे हैं, इसलिए वृश्चिक लगन से शनि की अंतर्दशा ही चल रही है। और क्योंकि मैं तुला लगन से देख रहा हूं तो तुला लगन से उनकी बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। ये क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया आपकी तरफ से भी, ताकि दर्शक मित्र ये ना बोले कि दो ज्योतिष बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जब हम लोग अगर समय चेंज करेंगे, टाइम चेंज करेंगे तो 10 दिन में अंदर आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, एक बात पर आप सहमत हुए, लेकिन क्या इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे सुरेश जी? यहाँ पे देखिए हम दोनों के बीच में मतभिन्नता है ना। मेरे हिसाब से बन रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं बन रहे हैं। और बस थोड़ा सा अपनी अपनी नजरिया है थोड़ा सा, क्योंकि केपी बिल्कुल ठीक है, केपी ज्योतिष एडवांस ज्योतिष है और वो नक्षत्र बेस्ड ज्योतिष है, तो उसमें ज्यादा एक्यूरेसी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर पर हम भविष्यवाणी नहीं बदल सकती ना सर। भविष्यवाणी तो कोई भी अलग अलग तरीके से करे, आएगी तो एक ही ना, अगर वो सही है तो। बात कोई है सुरेश जी एक कंक्लूजन तो कर रहे हैं ना। विनीता जी मैं आपके बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपकी बात का जवाब ये देना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं ना कि डिफर नहीं होना चाहिए। बात यह है कि अगर वृश्चिक लगन की कुंडली लेकर अगर फलादेश करेंगे ना, और मैं तुला लगन से कर रहा हूं, तो यहाँ थोड़ा सा डिफर आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ हो जाता है। अब बात यह है कि कौन सी लगन सही है ये तो ईश्वर जानता है या मोदी जी खुद जानते हैं। जी अभी 4 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। अब वृश्चिक 4 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। जी तो वृश्चिक लग्न से है या तुला लग्न से है, ये 4 तारीख को क्यों कंफर्म होगा? ये तो अभी कंफर्म हो जाएगा कौन सी वाली सही कुंडली है। ये तो जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक क्या मालूम पड़ेगा। मोदी जी को हम नहीं निकाल रहे हैं, हमारे हिसाब से योग ठीक लग रहा है, सर जो निकाल रहे हैं उनके हिसाब से वो ठीक लग रहा है। देखिए मीता जी, हम लोग जो प्रोडिक्शंस कर रहे हैं ना, कंक्लूडिंग कर रहे हैं हम लोग। एक्यूरेसी तो खैर ब्रह्मा जी के अलावा कोई नहीं कह सकता एक्यूरेसी ही, लेकिन अपने अपने हिसाब से देखने का तरीका और विचार है। चीजों पर सहमत, हम उनके बातों पर सहमत हैं, ये हमारे बातों पर सहमत है, लेकिन एक जगह के जो उसका कंक्लूडिंग हो रहा है वहां पर हम लोग डिफर कर जा रहे हैं। वो अपने कंक्लूडिंग से नहीं बना रहे हैं और हमारे कंक्लूडिंग से बन रहे हैं बस। बाकी चीजें जो वो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, हम जो बोल रहे हैं हम भी अपनी स्थान पे सही बोल रहे हैं। तो अब चूंकि जी सुरेश जी, मैं इस वक्त मोदी जी को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। आप मेरी इस बात से सहमत है कि उधरोगामी नक्षत्र में उन्नति होती है और अधोगामी नक्षत्र में पतन होता है? जी इस बात ज्योतिष के इस रूल से आप सहमत है ना? बिल्कुल रूल सहमत हैं, पर इसके लिए सर हमारा एक बात और मानना है, गोचर में भी देख लेना चाहिए ना कि गोचर में मोदी की कौन कौन ग्रह नीचे वाले गति वाले पतनमुखी गति वाले नक्षत्र में हैं, ये गोचर से और क्लियर होगा। मैं गोचर 2 लाइन में आपको बता रहा हूँ। शनि का ढैया चल रहा है मोदी जी का, चौथे भाव में गोचर से शनि चौथे भाव में शनि का ढैया चल रहा है। नीतीश कुमार जी का भी शनि का ढैया चल रहा है।
मिथुन लग्न है बीजेपी की कुंडली भी जो है वृश्चिक राशि की है। बीजेपी की कुंडली में भी शनि का ढैया चल रहा है और शनि के ढैया का असर नीतीश जी की कुंडली में तो दिख गया है और मोदी जी की कुंडली में भी दिख गया है। क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि शनि का ढैया जैसे ही शुरू हुआ था, मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था। चौथे भाव में शनि आने का ये फल उनको त्वरित फल मिला उस वक्त। तो चौथा भाव जो होता है सुख भाव होता है और राशि से चौथे भाव में जब शनि आते हैं सुखों को नष्ट करते हैं। शनि का ढैया तो आप जानते हैं पंडित जी की बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। और शनि की दृष्टि, तो एक और बात निकल आई ना जो कि मोदी के पीएम नहीं बनने को सपोर्ट कर रही है, ये कह रहे हैं आप। मैं तो तथ्य रख रहा हूँ विनीता जी, मैं तथ्य रख रहा हूँ, सुरेश जी अपने तथ्य रख रहे हैं और सच बात है कि मैं सिर्फ ज्योतिषीय तथ्य रख रहा हूँ। आने वाला समय बताएगा क्या होता है। जी तो यानी देखिए भी भारी है उनके ऊपर अच्छे खासी। नहीं, वो तो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ढैया और 7.5 का बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर ढैया हर 7.5 ढाई के 3 जब लगातार हो जाते हैं द्वादश लग्न द्वितीय भाव से तो 7.5 हो बन जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके ये जो ढैया चले या 7.5 चले तो अशुभ ही परिणाम देगा, ऐसा भी नहीं है। लोग ढैया और 7.5 में बहुत प्रोग्रेस किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा आपको डिफर कर रहा हूँ। शनि का ढैया और अष्टम शनि परेशानी देता ही है। दूसरी बात है कि वैदिक ज्योतिष का रूल है, शनि की दृष्टि जो होती है वो सेपरेटिव दृष्टि होती है, यानी शनि जहां जहां दृष्टि देता है उस जगह को नष्ट करता है, उस जगह से काटता है। वृश्चिक राशि के अनुसार चौथे भाव का शनि की सप्तम दृष्टि 10th भाव पे पड़ रही है, 10th भाव को डिस्टर्ब कर रही है उनकी गोचर के अनुसार। आपने गोचर की बात उठाई इसलिए मैंने गोचर एक्सप्लेन किया आपको, बस और कुछ नहीं मैंने कहना, आप अपनी बात बोलिए। जी जी आप बोलिए सुरेश जी। जी मेरा एक ही विचार मानना था कि शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खतरनाक होती है। शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खतरनाक होती है। शनि चतुर्थ भाव में गोचर से आकर अपने सप्तम 10th भाव में अपने वहां पर शनि ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां पहले से ही जन्मकालीन शनि प्रस्तुत है, तो उसका बल तो वहां पे उतना फर्क नहीं डालेगा। तीसरी दृष्टि से शनि, फिर समझ लीजिए तीसरी दृष्टि से शनि अष्टम भाव छठे भाव को देख रहा है, शत्रु भाव को नष्ट कर रहा है। ये फिर कह रहा है एक बार मोदी के विरोधी पस्त होंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। तीसरी दृष्टि, ये बात सही है कि शनि की तीसरी दृष्टि शत्रु भाव को नष्ट करता है, शत्रु भाव पे असर डालता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप तीसरी दृष्टि के फल को जब मान रहे हैं तो सप्तम दृष्टि के फल को क्यों नहीं मान रहे? शनि की 10th दृष्टि लगन पे है, वहां गोचर में शनि को फंस भी बैठा हुआ ना, ऑलरेडी जन्मकालीन शनि बैठा हुआ ना आप जी। एक सेकंड, शनि की 10th दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ रही है, यानी शनि की 10th दृष्टि खुद मोदी जी पे पड़ रही है, मतलब वृश्चिक राशि पे, तो उसका बैड इफेक्ट आएगा। और दूसरी बात यह है कि सप्तम दृष्टि जो होती है किसी भी ग्रह की संपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। हालांकि शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि भी संपूर्ण मानी जाती है, बृहस्पति की पंचम नवम दृष्टि भी संपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, मंगल की चौथी और अष्टम दृष्टि भी संपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संपूर्ण दृष्टि जो होती है वो मजबूती से पूरा फल देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हो सकता है मोदी जी के शत्रु कोई विशेष उनको नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गद्दी ही मिल जाएगी। ये मेरा अपना आकलन है सर। जी मेरा भी एक आकलन ये है सर, जो ग्रह ये शनि है गोचर में आया है तो ये देखना पड़ेगा फल अच्छा बुरा कैसा करेगा, इसके लिए देखना पड़ेगा किस राशि में बैठा। अपने घर में शनि इस समय चतुर्थ भाव में अपने घर में बैठ करके कैसे नुकसान करेगा, ये भी अपने। और शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा हानि करती है, 7वीं दृष्टि न्यूट्रल करती है और 10वीं दृष्टि शनि देता भी है। देखिए शनि तीनों काम करता है, आपको आपसे लेता भी है फिर आपको देता भी है। कहते हैं जाते जाते शनि दे के जाता है, तो शनि की 10वीं दृष्टि तो जाते जाते आप मान चलिए 3 साल 10वीं आखिरी दृष्टि है उसकी, तो वहां पर शनि 10वीं दृष्टि को दे के जाएगा सर। चलिए सर सुरेश जी, शनि जब चौथे में आया उनकी माता का देहांत हुआ, इसको आप बुरा फल मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है और वो उसका फल तो ऐसा नहीं करेगा। वो चतुर्थ भाव माता का भी है
और पब्लिक का भी है, थोड़ी जनता का भी है। उस हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं, जहां पे थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी हुआ है, तो आप इस बात को हम कह तो रहे इस बात को कि माता जी चली गई, अवस्था थी, लेकिन जनता वाला भाव गुरु में बैठा ना वहां पे सर, वो संभाल देगा जनता वाला भाव। हम ये मान रहे हैं कि हाँ लोकप्रियता कम हो जाएगी, सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन आफ्टर ऑल पॉजिटिव बस ज्यादा 2 साल से लोकप्रियता। तो सुरेश जी, आप इस बात को कह रहे हैं कि लोकप्रियता कम हो जाएगी, सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आप ये कह रहे हैं? जी। और सिद्धांत जी कह रहे हैं कि इस बार उन्हें नुकसान है, उन्हें पद और पॉपुलैरिटी दोनों ही नहीं मिलने वाला, उसमें कमी है। हाँ, क्योंकि भाजपा की कुंडली जो इंडिकेट करती है, मैं विनीता जी आकलन कर चुका हूं न्यूज नशा पे ही, भाजपा की सीटें कम हो रही, 220 से 30 के बीच में सिमटने की स्थिति बन रही है। सुरेश जी, ये आंकलन तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई हमारे पास ऐसी पद्धति नहीं कि हम सीटों में कन्वर्ट कर देंगे अपने गणित को, वो तो भी नहीं कर पाएंगे, वो तो नहीं होता। वैदिक वो ऐसा सिद्धांत नहीं है कि ये बता दे कि सीटें कितनी आएंगी, लेकिन ये है कि हाँ जो आपने कहा, पता लगा सिद्धांत जी, हाँ जी, ये कौन सी पद्धति से पता चला कि कितनी सीटें आ रही हैं आकलन से? मिथुन लग्न की कुंडली है भाजपा की, और भाजपा की कुंडली का आकलन करके दसम भाव से, ये भी आश्चर्य की बात सुनिए कि बीजेपी की पार्टी की जो कुंडली है उसका संबंध भी दसम भाव से कमजोर हो रहा है, दसम भाव से टूट रहा है। चंद्रमा में शनि की अंतरदशा तक दसम भाव से संबंध बना हुआ था। शनि सूर्य के नक्षत्र में है बीजेपी का, सूर्य दसम में बैठा हुआ मीन राशि में। शनि की अंतरदशा खत्म होने के बाद चंद्रमा में बुध की अंतरदशा जो है, बुध भावात भाव से नवम भाव में है, जो कि दसम भाव का द्वादश भाव है। तो दसम भाव का व्यय भाजपा की कुंडली कर रही है। बुध यानी चंद्रमा बुध नवम में है, और बुध जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति मिथुन लग्न का दशमेश तो होता है, लेकिन बृहस्पति खुद बैठ गया तीसरे भाव में, चलित में दूसरे भाव में है, यानी बृहस्पति का दशमेश बृहस्पति होने के बावजूद बृहस्पति चला गया उधर, तो यहाँ पूर्ण बहुमत इंडिकेट नहीं करता। हाँ, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है, ये मैं बोल चुका। ठीक है, ये आंकलन सीट की संख्या निकालना, ये आंकलन जैसे भाजपा कुंडली बिल्कुल रही है, मिथुन लग्न कुंडली है, भाग्य स्थान में बुध बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम ये मान चलेंगे। अब ठीक है, दसम भाव का व्यय है, माना मैंने, दसम भाव का व्यय है, बुध वहां बैठे हुए हैं, लेकिन ये कुंडली जो आपकी बीजेपी की जो है, अगर लगने भाग्य स्थान में बैठता है तो ये भाग्यशाली भी बहुत बना देता है, चीजें जाते जाते वापस आ जाती हैं। नहीं, मैं आपसे लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना निश्चित तौर पे भाग्य बल तो देता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर भाग्य बल साथ नहीं देता तो मिथुन लग्न की ये कुंडली भाजपा की 2 सीटों से 303 तक कैसे पहुंच जाती? वो तो पहुंची है, लेकिन बिल्कुल दशा अंतरदशा जब बदलती है, दशा अंतरदशा के अनुसार उसके फलों में अंतर आता जाता है। बुध आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो बुध केतु के साथ है, और केतु जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह की शक्ति को रिड्यूस कर देता है, तो बुध की शक्ति को केतु इंडिविजुअली रिड्यूस कर रहा था। बुध और चंद्रमा में वैसे भी शत्रुता होती है, तो इसलिए भाजपा के बारे में मैं सीटों का आकलन नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत भाजपा को मिलना मुश्किल दिख रहा है इस बार, वो 40-50 सीटों के नीचे आ जाएगी पूर्ण बहुमत से। यही बात और बताएं सर जी, केतु जो होता है पताका होता है, अगर टांगता है तो बिल्कुल एकदम झंडे की तरह मंदिर में शीश लगा पताका होता, वो केतु है, और जब केतु देने में उतर आता है तो एकदम टांग भी देता सर, हिला देता केतु। खैर यहाँ पे चूंकि शनि के घर में केतु है, शनि के घर में केतु है, ग्रह नुकसान कर रहे हैं लेकिन साथ साथ फायदा दे जा रहे हैं, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि। जी देखिए, दोनों चीजें ज्योतिष में या वैवाहिक जीवन में दो सुख दुख हानि लाभ एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, हानि भी चलता है और लाभ भी चलता है। हमें यह आकलन करना होता है कि लाभ वाले ग्रह ज्यादा है कि हानि वाले ग्रह ज्यादा है। तो वो अब यहाँ पे आकलन करना ज्योतिष के ऊपर है कि उसका दिमाग कहाँ जाता है, कितना देख पाता है, वो वही सफल है। अगर जो जितने मौके पे पॉइंट को पकड़ के सही प्रेडिक्शन कर दिया वो सफल है, और जहां प्रेडिक्शन थोड़ा सा फेलियर हुआ तो ज्योतिष नीचे आ गया। तो हमारा आंकलन जैसे हमने देखा नहीं, जो केंद्र त्रिकोण का मिलन हो रहा है, लगन के अंदर हो रहा है, चंद्रमा का नीच भंग को आपने बताया हो ही गया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है, और चंद्रमा के पीछे चंद्रमा की दशा में सत्ता का शुभ भोग रहे थे और मंगल में आके तुम कैसे माने नहीं वो।
ठीक है, बाकी चीजें उन पे ग्रह पर जो प्रभाव पड़े उससे डाउन जरूर कर रहे हैं, पर भोग को खत्म नहीं कर रहे हैं, मेरा मानना है। भाई यही यही कंक्लूडिंग पॉइंट है। अगर कंक्लूडिंग पॉइंट में आपकी 2-3 बातें अगर मैं मान लूं, ये तो गुरु का प्रभाव कम कर दूं विशाखा नक्षत्र में, गुरु का हानि व दिखा दूं मैं, और उसका द्वादश भाव अपने 12वें मतलब चले जाना, चलित में 12वें चले जाना, तो वो भी हानि स्थान चला गया, और बदरमुखी नक्षत्र में है ही है, तो वे भी आपका कहना सही है। पर यहाँ पे डिसीजन लेना एक बहुत यही ज्योतिष की कला है कि डिसीजन हमका बेस क्या बना, ये 3 भारी पड़ रहे हैं कि आगे वाले जो हमारे बड़े ग्रह योग हैं वो भारी पड़ रहे हैं। न बाकी आपके बातों में बिल्कुल भी संशय मात्र संदेह नहीं है, जो आपने कहा बिल्कुल संशय मात्र संदेह नहीं कि उन्होंने गलत कहा, एकदम सटीक भविष्यवाणी करी है कि अगर थोड़ा सा ये राजयोग वगैरह न बन रहे होते तो हम भी सहमत हो जाते, पर हमें राजयोग जबरदस्त दिख रहा है, तो पीछे से राजयोग का फल मिल रहा है, तो मोदी जी को ये मैं देख रहा हूँ, इसके आधार पे आंकलन करना कि नहीं, मतलब आप ये सिद्धांत जी की सारी होना बातों से सहमत है, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाली बात से सहमत नहीं है। नहीं, बस बाकी बातों से सहमत है। विनीता जी, क्या ये मेरा आखिरी कमेंट है? तो मैं कुछ बोलूंगा तो मैं कुछ आखिरी में बोलना चाहता हूँ जी प्लीज आप। क्या ये मेरा आखिरी कमेंट है? जी बिल्कुल। मैं समय देख के बोल रहा हूँ। सुरेश जी, अभी आपने जो कहा ना, मैं उन बातों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा शॉर्ट एंड क्विक, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको। मैं सहमत हूँ, राजयोग है, केंद्र भाग्य संबंध सब कुछ है, लेकिन सुरेश जी, कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था कि नहीं? जी सुरेश जी, कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था जी महाभारत के युद्ध में पहिया फंस गया उसका। जी अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था, महाभारत खत्म हो जाने के बाद जब वो गोपियों को लेके जा रहा था तो भीलों ने उन गोपियों को उससे छीन लिया था। तुलसीदास की बहुत अच्छी कविता है, 2 लाइन की कविता है कि जब गोपियों को लेके चले गए, भील लेके चले गए, तो वहां तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि शक्तिशाली से शक्तिशाली कुंडली जी किसी की भी हो, उसके जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जो उसका कमजोर समय होता है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई बुरा समय आए ही नहीं, कमजोर दशा अंतर्दशा आए ही नहीं। बंगाल के अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे अजय मुखर्जी हमारे बंगाल के, तो वो भिखारी की अवस्था में मृत्यु हुई थी उनकी। और एक इसको रिवर्स में अगर मैं बताऊं आपको कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जिंदगी में बनता है तो समय के अनुसार बनता है, दशा अंतरदशा जब आती है तब बनता है। ऐसा नहीं होता कि किसी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है तो वो पालने में ही उसको उठा के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, ऐसा नहीं होता, वो समय आता है। तो जब अच्छा समय आता है तो हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आता है जब उसके तीर नहीं चलते अर्जुन की तरह, और वो पहिया नहीं निकाल पाता कर्ण की तरह, और भीष्म की तरह हथियार रखने को मजबूर हो जाता है, और द्रोणाचार्य की तरह मजबूर हो जाता है। ये भी आता है। मेरा आकलन के बिंदु जो ये जब राहु की दशा चलेगी, पंचम भाव में बैठा मीन राशि का राहु जब इनकी शुरू होगी, राहु के अंतर तक जो करेंगे, उसके बाद से ये इनकी कुंडली में पंचम में राहु नवम भाव प्रभावित कर रहा है, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण प्रभावित कर रहा है। मोदी इसके बाद खुद छोड़ के हट जाएंगे और उम्र दराज हो जाएंगे, तब कोई विशेष उनका आकलन नहीं है। लेकिन हकीकत यह कि राहु की महादशा अगर आज से 10 साल पहले उनको मिल गई होती तो वो इतने शक्तिशाली होते ना कि फिर आप सोच भी नहीं सकते थे। राहु की महादशा भी उनकी अच्छी है। मैं तो कह रहा हूं कि एकमात्र मंगल और बृहस्पति ऐसे मात्र 2 ग्रह हैं जिनका संबंध दशम एकादश से नहीं बन रहा, बाकी सारे के सारे ग्रह उनके दशम एकादश से है। भारतवर्ष में आज उनकी टक्कर की कुंडली ही नहीं है किसी राजनेता की, अभी तक मुझे नहीं मिली है, मिलेगी तो बोल दूंगा, लेकिन नहीं मिली। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक आप दोनों अपने अपनी बात पर अडिग हैं। सुरेश जी का कहना है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी भी उनके ग्रहों में इतना दम है बावजूद नुकसान के, और सिद्धांत जी का ये कहना है कि पहले से कितने ही फायदे रहे हों, सबसे मजबूत कुंडली होने के बाद भी इस देश में नेताओं में इस बार उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। आप दोनों से 4 जून को जब नतीजे आ जाएंगे, शाम को हम मिलेंगे
और किसकी भविष्यवाणी सही हुई उस पर चर्चा करेंगे, और कौन सी ग्रह ने कहाँ धोखा नहीं दिया या दिया ये कह सकते हैं, क्योंकि ग्रह तो बदलता नहीं है, लेकिन देखने के अंदाज में जो फर्क रहा होगा उस पर चर्चा जरूर करेंगे। जी विनीता जी, यहाँ मैं आखिरी कमेंट आपको करना चाहूंगा कि फलदेश कोई भी 99% एनफ है, 1% फेल होने के चांस हमेशा होते हैं, किसी का भी फेल हो सकता है, और जिसका पास हो जाएगा वो मिठाई खिला देगा, और क्या करेगा। नहीं शुक्रिया। अब ये आपको 99 दे रहे हैं, मैं तो 80% देता हूँ। 80% में मैंने आपको बता दिया तो ये बहुत है। आप 80% पर आ गए हैं, आप 99% पर हैं। आपने तो 20% की गुंजाइश छोड़ रखी है इस बात में सच होने में कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और आपने 1% छोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, खैर चुनाव आयोग जब काउंटिंग करेगा तो उसमें क्या गुंजाइश रहेगी, ये भी चर्चा का बड़ा विषय रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रणाम। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको